क्या आप ग्रामर के रूल्स रट रट कर थक गए हैं? क्या आपने अपनी एक पर्सनल डिक्शनरी बना ली है जिसमें आप वोकैब लिखते हैं और उनको मगअप करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है? लोग आपसे कहते हैं कि आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, लेकिन रीडिंग करने के बावजूद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो अगर आपके ये सब डाउट है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप कम एफ़र्ट देकर अच्छे से अच्छे मार्क्स इंग्लिश सेक्शन में स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा नाम है नीतीश आर्य और बी नेक्स्ट बैंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सब लोग जो भी बैंक की तैयारी चालू करते हैं वो सबसे पहले यूट्यूब पर जाते हैं और देखते हैं 1000 लोगों को जिन्होंने बैंक एग्ज़ाम क्रैक किया है कि स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश सेक्शन, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन। तो लोग एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि रीडिंग करो, लेकिन आप रीडिंग करते हो लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं दिखता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि रीडिंग करने से ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप रीडिंग करना चालू करते हो, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि आपको हिंदी एडिटोरियल पढ़ना है, आप हिंदू एडिटोरियल लेते हो, पढ़ते हो, फिर कुछ समझ में नहीं आता है कि 5-10 वर्ड पढ़े, फिर उसकी पैराग्राफ पढ़े, फिर आपको लगा कि यार कुछ घुस ही नहीं रहा है दिमाग में, आप उसको छोड़ते हो, 1-2 दिन करते हो और आप वो जो मोटिवेशन है उसको लूज़ कर देते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडिटोरियल को पढ़ा किस तरीके से जाता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल उठाया है। इकोनॉमी से रिलेटेड एक आर्टिकल है। इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आपको इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल क्यों पढ़ना चाहिए और जनरली इकोनॉमिक रिलेटेड आर्टिकल्स को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि हमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल क्यों पढ़ना चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि ये जो एडिटोरियल है इकोनॉमिक टाइम्स का है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाउ टू सस्टेन द गुड न्यूज़ ऑन एनपीएस। तो मैंने इसी का एक यहाँ पे इसको कॉपी किया है और इसमें कुछ वर्ड को बोल्ड किया है। तो ये एडिटोरियल समझने में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। लेकिन आप इस वीडियो को देख के, आप इस चीज़ को देख के मैं जो बता रहा हूँ उससे आप ये सीख जाएंगे कि एडिटोरियल को पढ़ना कैसे जाता है। मान लीजिए कि आप गए और आपने एक एडिटोरियल उठाया, ये है हाउ टू सस्टेन द गुड न्यूज़ ऑन एनपीएस। अब आपने इस एडिटोरियल को उठाया और आपको इसके बाद करना क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अगर मुझे एडिटोरियल पढ़ना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जानना उसकी हेडलाइन के बारे में। अगर आपको एडिटोरियल में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है इस हेडलाइन के ऊपर। भले ही इसके ऊपर आपको 15 से 20 मिनट लग जाए, लेकिन इस चीज़ के बारे में, इस हेडलाइन के बारे में जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है हाउ टू सस्टेन द गुड न्यूज़ ऑन एनपीएस। अब यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि सस्टेन का मतलब क्या होता है, एनपीए का मतलब क्या होता है। तो ये मैं एडिटोरियल है पूरा आपको समझाऊँगा। इससे आप सीखेंगे कि आप किस तरीके से एडिटोरियल को पढ़ना चाहिए। तो मैंने सबसे ज़्यादा पहले पता किया कि सस्टेन का मतलब क्या होता है। तो इसकी एक बैकग्राउंड आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि अभी एक आरबीआई की रिपोर्ट आई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, साल में 2 बार आती है। तो उस रिपोर्ट का कहना ये है कि हमारा जो एनपीए है, मतलब 2018 के कंपैरिजन में 2018 में हमारा जो एनपीए है वो 11.5% से 10.8% हो गया है। तो इसके जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि एनपीए कितनी बड़ी समस्या है, मतलब उसकी वजह से तो कितने बैंकों पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन चल रहा है। तो ये जो एनपीओ की हमारे एनपीए के लेकर हमारे लिए जो गुड न्यूज़ आई है कि एनपीए कम हो गया है, तो इस एनपीए को लंबे समय तक कैसे रोका जाए इसके बारे में ये हेडलाइन है कि मतलब ये एनपीए की जो गुड न्यूज़ है उसको लॉन्ग समय तक कैसे कंटिन्यू किया जाए। तो जैसे अब हम बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये ब्लू जो वर्ड है, यहाँ पे ये ब्लू वर्ड है, ये ब्लू वर्ड है, ये है आपकी इकोनॉमिक टर्म्स जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए। बहुत से लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो सिर्फ इन पर ध्यान देते हैं। किस पर? ये ब्लंडर, जो भी ये थोड़े ब्राउन कलर से है, ये फिर बल्क, लाइज इन जेन्युइन। तो होता क्या है कि वो एडिटोरियल पढ़ लेते हैं, लेकिन एक एडिटोरियल में आपको सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ये इकोनॉमिक टर्म्स है, यहाँ पर ये जो ब्लू है, फिर उसके बाद ये थोड़ा ये ऑरेंज है तो ये इंस्टीट्यूशन के बारे में है,
फिर यहाँ पे जो आपको ब्राउन दिख रहा है ये थोड़ी वोकैब के बारे में है, और यहाँ पे जो आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ये आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो एक एडिटोरियल में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखना चाहिए। ये मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया है, ऐसे 4 पार्ट में आप पता नहीं कितना कुछ सीख सकते हैं। तो अगर हम एडिटोरियल चालू करते तो ये कह रहा है, इन इट्स ट्वाइस एनुअल रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिलीज्ड ऑन December 31, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया finds that the bad debt held by banks from 11.5% of all loans to 10.8% between March and September 2018 and could fall further to 10.3% by March 2019। अब आपने एडिटोरियल पढ़ना चालू किया, आप यहाँ से यहाँ आए तो आप देख रहे हैं एक फुल स्टॉप इसका यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो जैसे ही आप पढ़ो, जैसे ही आपने एडिटोरियल पढ़ना चालू किया, सबसे पहले जो भी वर्ड आया आपको समझ में नहीं आया उसको ढूंढो। ये ट्वाइस एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? ट्वाइस एनुअल रिपोर्ट होती है कि ट्वाइस इन अ ईयर, जो साल में 2 बार आती है उसको हम बोलते हैं ट्वाइस एनुअल रिपोर्ट। तो जैसे ही आपने इसका मीनिंग पता किया, अब आप आगे गए। फिर उसके बाद आपने देखा कि अब ये जो इकोनॉमिक टर्म्स है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ये मतलब होता है कि हमारे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसा कि हम जानते हैं कि यूएस में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उस क्राइसिस के होने के बावजूद भी हमारे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंक है, स्टॉक मार्केट है, वो अपनी रेगुलर फंक्शनिंग कर सकें, तो उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब जैसे ही आप आगे बढ़े, आपने इसका मतलब पता कर लिया। फिर उसके बाद आया रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भी आपको इंस्टीट्यूशन दिखे, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको उनको हमेशा सर्च करना है। जैसे मैंने जब रिज़र्व बैंक के बारे में विकीपीडिया पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में 21 मेंबर्स होते हैं, 21 या 22 मेंबर्स होते हैं, और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आपका जो है GS सेक्शन इम्प्रूव होगा। इस तरीके से आप गए। फिर उसके बाद आपको सामने आया बैड डेप्ट। ये एक वर्ड होता है। बैड डेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने आपको लोन दिया, लेकिन आप मुझे लोन नहीं चुका पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास उतना पैसा हो ही ना। जब मुझे लगने लगे कि आप मेरा जो पैसा है वो नहीं चुका पाओगे, तो मैं ये मान लूँगा कि आप नहीं चुका पाओगे, तो मैं जो पैसा आपको दिया है उसको मैं भूल जाऊँगा। तो जब पैसा रिकवर ना हो तो एक तरीके से वो हमारे लिए बैड डेप्ट हो जाता है, मतलब उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो वापस आने की, तो उसको बैड डेप्ट कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते जाए, फिर आपके सामने एक वर्ड आया, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये बहुत न्यूज़ में रहता है, मतलब बैंक की तैयारी कर रहे हो और NPA के बारे में ना पता हो तो फिर तो बहुत दिक्कत है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये होता है कि मान लीजिए कि मैंने किसी को लोन दिया, बी बंदे को लोन दिया, लेकिन 90 डेज़ हो गए और 90 डेज़ के बाद भी वो मेरा जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है उसको रिटर्न नहीं कर पा रहा है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड असेट, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आया डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? जैसे आप जाओगे तो होता है कि आप पहले से ही मान के चलने लगते हो कि मतलब है ना, मैंने इसको इतने लोन दिया है तो मुझे कम से कम इतने का तो नुकसान हो गई। मान लीजिए कि 100 रुपये का है, मेरे को ये 80 रुपये रिकवर मतलब दे पाएगा, तो मेरे को 20 रुपये का लॉस हो रहा है, तो मैं जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 20 रुपये मैं पहले से ही सेव करके रख लेता हूँ। तो ये जो सेव करके रखना होता है वो एक तरीके से डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग कहलाती है। फिर उसके बाद हो गया, ये आ गया आपके सामने एक अनाउंस्ड फॉर। अनाउंस्ड फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए, मतलब एक तरीके से घोषणा करना, वो होता है अनाउंस करना। तो ये एक आपके सामने एक आया कि अब आप इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। अनाउंस्ड फॉर आपके सामने आया तो आप बैंक एग्ज़ाम में देखोगे तो वहाँ पे आपको फ्रेज़ रिप्लेसमेंट दिए जाते हैं। तो मान लीजिए कि अब आपके सामने आ गया कि अनाउंस्ड टू, अनाउंस्ड इन, अनाउंस्ड विथ, तो वहाँ पे अगर आप रीडिंग करोगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे अनाउंस्ड फॉर आएगा। तो ये इस तरीके से आपका फ्रेजल वर्ब का नॉलेज भी इम्प्रूव होता जाएगा। फिर उसके बाद है कि ये डेंट, ये जैसे आप यहाँ पे आएगा एक वर्ड आया डेंट। डेंट का मतलब होता है डिमिनिश करना, मतलब उसको वीकन कर देना, बेकार कर देना, एक तरीके से ये डेंट का मतलब होता है। अब आगे गए आप, नॉट मच, आपके सामने एक वर्ड आया। नॉट मच का मतलब होता है कि वेरी लिटिल, बहुत कम। फिर आप गए अकाउंटेड फॉर। अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर,
तो इस तरीके से ये हो गया। फिर उसके बाद आया आप डिफ़ॉल्ट्स। देख रहे हैं कि आप एक एडिटोरियल में कितने सारे आपको वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि एक तरीके से नॉन पेमेंट, मैंने आपको लोन दिया और आप मेरा लोन नहीं चुका पा रहे हैं, मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तरीके से वो नॉन पेमेंट हो गई, तो वो एक तरीके से डिफ़ॉल्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आ गए कि हम स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिनका प्लांट और जो मशीनरी पे जो एक्सपेंडिचर होता है, मुझे परफेक्ट नहीं पता है, 1 करोड़ के आसपास तक अगर आप प्लांट और मशीनरी पे एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो कहलाता है आपकी स्मॉल इंडस्ट्री। फिर फाइनेंशियल इंक्लूज़न। फाइनेंशियल इंक्लूज़न का मतलब होता है कि जो हमारे एक आम जनता है उस पर बैंकिंग की और जितनी भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है आसानी से पहुंच सके, वो उसे कहते हैं हम फाइनेंशियल इंक्लूज़न, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूज़न। फिर होता है बल्क, मतलब बहुत ज़्यादा, और फाइनेंसिंग मतलब होता है कि एक तरीके से लोन प्रोवाइड करना, एक तरीके से फाइनेंस हम कहते हैं ना कि मैंने फाइनेंस कराया है, तो एक तरीके से लोन प्रोवाइड करना। अब होता है फॉर्मल सेक्टर होते हैं, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं। तो हमारे जो किसान लोग होते हैं जनरली उनको फॉर्मल जो सेक्टर होते हैं जैसे बैंक हो गया, उनसे लोन नहीं मिल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अधिकतर जो बैंक जो गांव के ग्रामीण लोग होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन उठाते हैं, मतलब साहूकार और जितने भी जो लोग होते हैं। तो ये जो क्या होते हैं, साहूकार लोग होते हैं, उनको बहुत महंगे परसेंट पे लोन देते हैं, 34%, 35%। और जो ग्रामीण के लोग होते हैं गांव के, वो लोन ले भी लेते हैं, क्योंकि ये लोग कोलैटरल नहीं मांगते। अब आप बैंक में जाओगे तो वो आपसे कहेंगे कि आप हमें कुछ दस्तावेज़ दीजिए, लेकिन ये जो साहूकार होते हैं ये आपसे दस्तावेज़ नहीं मांगते। तो वो ये इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। तो ये फॉर्मल सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जैसे बैंक हो गया, तो ये फॉर्मल सेक्टर हो गए। अब यहाँ पे एक इडियम आया, पिकिंग अप द टैब फॉर। पिकिंग अप द टैब का फॉर का मतलब होता है अरेंज मनी। तो ये आपको इसका मतलब पता चल गया। डीमोनेटाइजेशन मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, ब्लंडर। ब्लंडर मतलब बिग मिस्टेक। बहुत से लोग कहते हैं जो डीमोनेटाइजेशन हुआ वो एक तरीके से बिग मिस्टेक थी। और जीएसटी को क्लमजी बोला जाता है। क्लमजी मतलब होता है बेढंगा, बिना सोचे समझे आप डिसीजन ले लो। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जीएसटी मतलब हवड़ दवड़ में लिया हुआ एक डिसीजन है, क्लमजी डिसीजन है। तो आपने एक तरीके से देखा, मैंने एडिटोरियल मैं आपको पूरा नहीं समझाऊंगा, कि यही कह रहा है कि यहाँ पे पूरा अगर हम देखें तो आरबीआई की जो है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है। ऐसी रिपोर्ट जो कि साल में 2 बार आती है। उसका कहना है कि जो हमारे बैड डेब्ट है, मतलब जो हमारे पहले जो पैसे जो है बेकार चले जाते थे, मतलब वेस्ट हो जाते थे, वो 11 जितने भी हम लोन देते थे उसका 11.5% वो पूरा वेस्ट हो जाते थे। लेकिन उसमें अब गिरावट आई है, वो 10.8% तक हो गया है। और ये फ्यूचर में संभावना है, आरबीआई का ऐसा कहना है कि 10.3% तक जा सकता है। तो राइटर का कहना है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो मतलब गिरावट आई है वो एक बहुत ही अच्छा मूव है और इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा है। और ये भी कह रहा है कि हमारे जो स्मॉल बोरोवर्स हैं जिनका 25 करोड़ को लोन, उनके लिए डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड की गई है, कि मतलब उनको लोन में माफ़ी दी गई है। इससे थोड़ा ये जो एनपीए का जो हमारा अच्छा वाला रिकॉर्ड आया, इस पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसका कहना है कि लेकिन ये इतना हमें अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो अधिकतर जो बैंक बोरोइंग होती है, 50% ऑफ द बैंक बोरोइंग्स वो होती है वो लार्ज एंटिटीज़ से होती है। और 84% ऑफ डिफ़ॉल्ट्स, मतलब 84% जो नॉन पेमेंट होती है वो भी इन्हीं के कारण होती है। तो ये जो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए हमें सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूज़न की ज़रूरत है, जिससे कि वो फॉर्मल जो सेक्टर है, मतलब साहूकार के पास ना जाके फॉर्मल जो सेक्टर है बैंक, वहाँ से अपना लोन उठा सकें। तो लेकिन उसका ये कहना है कि आप मतलब है ना, जब से ये डीमोनेटाइजेशन हुआ है, जीएसटी हो गया, सरकार कह रही है कि सरकार क्या कर रही है कि वो बैंक के ऊपर थोप रही कि आप है ना, जो उसमें लॉस हो रहा है आप बैंक के ऊपर थोप रही कि आप उसको रिकवर कीजिए। तो वो कह रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं कि मतलब बैंक के ऊपर सब कुछ थोपने से कुछ नहीं होगा, आपको भी कुछ अपने मूव लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि मैं आपको इतने अच्छे से ना समझा पाया हूँ, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरीके से आप एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ है आपको सबसे पहले हेडिंग पे जाना है, और जो चीज़ भी आपको दिखे
कि इकोनॉमिक टर्म्स आपको नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ये जो आपके सामने फ्रेजल वर्ड टाइप आ रही हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। जितने भी आपके सामने इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं उनको सर्च करना है, और जितने भी आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस आ रहे हैं उनके मीनिंग को सर्च करना है। तो इस तरीके से आपको एडिटोरियल पढ़ना है। टू बी ऑनेस्ट, ये एक तरीके से एडिटोरियल पे पीएचडी करना है, लेकिन ये बहुत मेहनत का काम है। लेकिन सच कह रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अधिकतर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो एडिटोरियल पढ़ते जाते हैं और जो की इकोनॉमिक टर्म्स होती है उन पे ध्यान नहीं देते हैं। बस वो जो वोकैब आती हैं, ब्लंडर, क्लमजी, लाइज इन जेन्युइन, नॉट मच, इस पर ध्यान देते रहते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। जब तक आप चीज़ों के बीच में कनेक्शन नहीं समझोगे, जब तक आपको यही समझ नहीं आएगा कि डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग और एनपीए के बीच में क्या संबंध है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन और एनपीए के बीच में क्या संबंध है, स्मॉल इंडस्ट्री और एनपीए का क्या संबंध है, तो एक तरीके से जब आप बैंक एग्ज़ाम्स के जो आरसी पढ़ोगे उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ एडिटोरियल किस तरीके से पढ़ा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि आपको अगर एडिटोरियल को समझना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है आपको गुड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स। तो ये इकोनॉमिक टर्म्स आपसे नॉलेज कहाँ से आएगा? एडिटोरियल पढ़ने से। ये देखिए कौन कौन सी टर्म है, ये हो गई, ये हो गई। तो देखिए ये सिर्फ मैंने एडिटोरियल का एक पार्ट लिया है, उसमें इतनी टर्म्स आ गई है। तो आपको गुड नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक टर्म्स का, तभी जाके आप एडिटोरियल को समझ पाएँ। फिर जैसे ये जीडीपी, रीस्ट्रक्चरिंग, रिकैपिटलाइजेशन, इनका नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए जो करंट इश्यूज़ हैं हमारे, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत से लोगों के दिमाग में अब एक डाउट आ रहा होगा कि मतलब बैंक एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमी का क्या संबंध है और इससे क्या होगा। तो सीधा सा संबंध ये है कि आप एक चीज़ जाके देखना, मतलब किसी से भी ऐसे सीनियर से पूछ लेना जिसने प्री या मेंस दिया हो, तो आप एक चीज़, और आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके देख लेना। आप एक चीज़ देखोगे कि पहले के ज़माने में जो बैंकिंग में आरसी, क्लोज टेस्ट आते थे वो स्टोरी बेस्ड होते थे, लेकिन जब आज के ज़माने में जो पेपर में जो आते हैं वो सिर्फ इकोनॉमी से बेस्ड होते हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 2 आर्टिकल पढ़ने देता हूँ, एक रिलेटेड है क्रिकेट से और एक रिलेटेड है आपका बेसबॉल से, ये बेसबॉल से, क्रिकेट से। तो किस चीज़ में आपका कॉम्प्रहेंशन ज़्यादा होगा, मतलब कौन सा आपको समझ में ज़्यादा आएगा? ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट वाला ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपको उसके टर्म्स के बारे में पता है, एलबीडब्ल्यू क्या होता है, और मतलब हेड विकेट क्या होता है, और 6 क्या होता है। इस तरीके से आपको उसकी पूरी टर्म्स के बारे में पता है, क्योंकि आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए ये समझना आपके लिए आसान है। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको बेसबॉल का आर्टिकल पढ़ना है। अब बेसबॉल लोग जानते ही नहीं है। बेसबॉल आपने डोरेमोन देखा हो तो वो बेसबॉल खेलते रहते हैं, जियान बुलाता है, भाई नोबिता आओ बेसबॉल खेलेंगे। तो ये एक जापान का गेम है, बहुत फेमस गेम है जापान में। तो अब मैं आपसे कहूँ कि आपको इस एडिटोरियल को पढ़ना है बेसबॉल पे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं कि होम रन क्या होता है, बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं। तो जब तक आपको एडिटोरियल जो इकोनॉमी से रिलेटेड बैंक एग्ज़ाम में आ रहे हैं उनकी की इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में पता नहीं होगा, तो आप लिंक किस तरीके से बनाओगे? तो ये इकोनॉमिक टर्म्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और करंट इश्यूज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कि मान लीजिए कि आजकल बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, वो किस तरीके से कनेक्टेड होती है। तो एडिटोरियल को समझने के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है, एक तो इकोनॉमिक टर्म्स का नॉलेज होना, दूसरा करंट इश्यूज़ पर जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होती है। मान लीजिए कि आपका एक एडिटोरियल आ गया बैंक एग्ज़ाम में, जो आरसी आ गया वो बिटकॉइन के ऊपर आ गया। मान लो किसी ने पहले से पढ़ रखा है कि बिटकॉइन क्या होता है, उस किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तो वो पढ़ के फटाफट आंसर लगा लेगा, क्योंकि उसको जल्दी से समझ में आ जाएगा। और मान लीजिए कि आप पहली बार पढ़ने गए और आप देख रहे हैं बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और गलत आंसर आप मार्क करके आ जाओगे। तो ये तो सिर्फ आरसी में है, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, एरर, सब में आजकल इकोनॉमिक टर्म्स का यूज़ होता है। तो ये हो गया इकोनॉमी का कनेक्शन बैंक एग्ज़ाम की इंग्लिश से। फिर आपको क्या करना है एडिटोरियल पढ़ते समय? भाई नोट्स मत बनाना, कुछ नहीं होता नोट्स बनाने से। मेरा एक रजिस्टर पड़ा है,
मुझे कांटेक्ट कर लेना, ले लेना। मतलब ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसी आपके पास अच्छी अच्छी डिक्शनरी है, तो एक खुद अपनी पर्सनल डिक्शनरी बना के क्या फ़ायदा। तो नोट्स मत बनाओ, बस उन वर्ड को सर्च करो। आज आपने सर्च किया, कल वो वर्ड फिर रिपीट होगा, आपको एक बार दिखेगा, तो जितनी बार आप उसको सर्च करते रहोगे वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। तो और दूसरी चीज़, आपको एडिटोरियल पढ़ने हैं इकॉनमी रिलेटेड, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स के, मिंट के, द हिंदू के। उसमें जो पॉलिटिकल आर्टिकल है उनको आपको अवॉइड करना है, लेकिन ज़्यादातर इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट के एडिटोरियल पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इकोनॉमिक टर्म्स का नॉलेज मिलेगा। जितने भी करंट इश्यूज़ हैं उनसे आपको टच में रहना है, ताकि कंप्रहेंशन में आपको थोड़ी आसानी हो। और जितने भी मैं जो पहले ही कह चुका हूँ, इकोनॉमिक टर्म से आपको फैमिलियर रहना है। एक चीज़ मैं कह देता हूँ कि जो मैंने तरीका बताया एडिटोरियल पढ़ने का, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कि एक एडिटोरियल आया है, तो उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। मान लीजिए कि आज मुझे सिर्फ इतना पैराग्राफ पढ़ना है, 1 घंटे में इतना पढ़ना है, तो एक दिन में मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, अगले दिन मैंने ये पढ़ा, अगले दिन, इस तरीके से 4 दिन में मैं पढ़ लेता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे देता हूँ। ऐसा नहीं कि आप 2-3 घंटे बैठ जाओ फिर पक जाओ। आप पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इस तरीके से आपको मतलब क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है। जैसा मैंने आपको बताया, देखिए मैंने सिर्फ एक पार्ट को लेके, एक पैराग्राफ को लेके कितना कुछ सीख लिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको करंट इश्यूज़ के टच में रहना है तो हिंदी मीडियम वालों के लिए राज्य सभा टीवी विशेष एक यूट्यूब चैनल है, तो इसको आप लिख के आप उनके जो विशेष की प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी जो करंट इश्यूज़ हैं उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अभी एक वो रिज़र्वेशन को लेके एक एक्ट पास हुआ है, और फिर JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो बहुत सारे आपको इश्यूज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। और है कि देश देशांतर पे क्या होता है कि वो जो करंट इश्यूज़ हैं उन पे डिबेट करते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आते हैं। तो इन दोनों को आपको फॉलो करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, जनरली साउथ इंडिया से, तो आप राज्यसभा टीवी का इन डेप्थ आता है, विशेष का ही एक फॉर्म है ये, और एक बिग पिक्चर आता है, यहाँ पे भी वो करंट इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो और अभी एक मतलब चैनल है बैंक IQ, स्टडी IQ का ही एक चैनल है। तो वहाँ पे जो वो सर हैं वो फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ लेके आते हैं, डेली फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इससे आपको जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं या फिर बिजनेस न्यूज़ है उसके बारे में नॉलेज मिलेगा। तो एक तरीके से आप इंटरव्यू में भी अच्छा बोल पाएंगे और आपको नॉलेज रहेगा, तो आप थोड़े अलग लगेंगे और आपको एडिटोरियल पढ़ने में आसानी होगी। और उनका हिंदू एनालिसिस आता है, वो भी आपको डेली बेसिस पे देखना है। तो आपको करंट इश्यूज़ से टच रहने के लिए इन सबको फॉलो करना है। और एक चीज़ और, कि आप ग्रामर के रूल्स रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। वहाँ पे हर चीज़ इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो आपको इस तरीके से इन चीज़ों के टच में रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ये नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी करते रहना है। तो अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं कि मतलब बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कोरा है एक प्लेटफॉर्म, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं अपने आंसर्स लिखता हूँ बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड, जनरल लाइफ से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत सारे आंसर लिखता हूँ कि इंग्लिश सेक्शन के लिए किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो वहाँ पे लिंक थोड़ा देना आसान रहता है। और यहाँ पे बेस्ट वे किस तरीके से आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के साथ किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये थोड़े जनरल लाइफ से क्वेश्चन है। मस्ट हैव एंड्रॉयड ऐप्स, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा वहाँ जाके। और मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, देख लीजिएगा जो भी आपको सही लगे उस तरीके से। तो आने वाली वीडियो में भी मुझे जब भी टाइम मिलेगा बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो भी एक जनरल एस्पिरेंट के डाउट होते हैं दिमाग में जो चलते रहते, तो मैं उस चीज़ों को अच्छे से समझ सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने मेरे वीडियो को देखा उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू।